तो बहुत ज्यादा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लास 10th के लिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज को करके जाना है। सीबीएसई हमेशा इसमें से एक कॉम्बिनेशन या तो सीरीज या पैरेलल आपसे एग्जाम में पूछती है और साथ में एक न्यूमेरिकल अटैच करके पूछती है। तो आपको बहुत अच्छे से पूरी वीडियो देखनी है और इस कॉम्बिनेशन को तैयार करना है। 100% यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जल्दी से आइए इधर। टॉपिक में हमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो हमारे पास रेजिस्टर्स को दो तरीके से अरेंज किया जाता है, या तो हम उनको सीरीज में अरेंज करेंगे या उनको पैरेलल में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अब सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट है क्या। तो हमारे पास सबसे पहले तो कुछ रेजिस्टर्स लेते हैं हम, 2 या 3 रेजिस्टर्स लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ये पहला रेजिस्टर है, ये रहा पहला रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास है R1। ठीक है, एक और रेजिस्टर है हमारे पास जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास क्या दी हुई है R2। मान लीजिए आपको ये 2 रेजिस्टर्स हैं, आपको इनको सीरीज में ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करोगे, कुछ नहीं करना है आपको बस फर्स्ट रेजिस्टर के सेकेंड एंड को सेकेंड रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देना है। मान लो 3 रेजिस्टर होते तो आप सेकेंड के सेकेंड एंड को थर्ड के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देते। ऐसे ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट किया है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, ये कहलाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन मतलब जैसे आप चेन बनाकर क्लास में खेलते होंगे, स्कूल के प्लेग्राउंड में आप चेन बनाकर घूमते होंगे। तो चेन बनाने के टाइम क्या करते हैं आप करते हैं ना, एक हाथ बच्चा पकड़ता है दूसरा उसका हाथ पकड़ता है। तो बिल्कुल वैसा ही कॉम्बिनेशन है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं भाई हम, क्या नाम से, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें ऐसे इस तरीके से हाथ होंगे, देखिए एक रेजिस्टर दूसरा रेजिस्टर, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास R1 है, और एक रेजिस्टर है आपके पास जिसकी रेजिस्टेंस क्या है R2। यहां पर देखिए 2 रेजिस्टर्स ऐसा एक दूसरे के आमने सामने है। तो आप पैरेलल में इनको कैसे ऐड करना चाहते हो, जब आप पैरेलल में इनको ऐड करोगे तो आप जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में ऐड करने हैं सबके फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर ऐड कर दोगे और सबके सेकंड पॉइंट को एक एंड पर कनेक्ट कर दोगे। तो सीरीज में तो वो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट थे, यहां सबके फर्स्ट एंड को एक साथ और सबके सेकंड एंड को एक साथ, ये एक दूसरे के आमने सामने है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखोगे कि मेरे सामने वाली खिड़की में, मेरे सामने वाली खिड़की में, बाकी तो याद रहेगा ना आगे। तो मेरे सामने वाली खिड़की में, आमने सामने वाला जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है, एक हाथी का बच्चा रहता है। और ऐसे ही तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है आपके पास, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये 2 चीजें तो हम समझ जाएंगे देखकर कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होगा, और हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के फर्स्ट एंड को एक साथ और सभी के सेकेंड एंड को एक साथ जोड़ना है। लेकिन मेन मसला तो ये है ना, हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछता है एग्जाम में। तो जल्दी से हम एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल का डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये जो रजिस्टर बने हुए ना, बिल्कुल इनको ऐसे ही बना रहने देते हैं। अभी कहानी बिल्कुल यहीं से आगे बढ़ा देंगे। तो अभी तक तो इनमें देखिए कोई हलचल नहीं है। जैसे ही आपने अपने इस कॉम्बिनेशन को अटैच किया होगा एक बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ अटैच करते टाइम मान लीजिए बैटरी का पोटेंशियल V है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है V। तो यहां से करंट जाएगी ना, ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है और निगेटिव की तरफ आती है। तो ये करंट हमारे पास कितनी जा रही है, करंट जा रही है हमारे पास I। आपकी मर्जी, आप स्मॉल I भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये करंट यहां पहुंची। ठीक है, अब एक चीज और देखें जरा, हम यहां पर छोटी सी एक बात देखें। तो हमारे पास ये जो R1 है ना, ये R1 2 टर्मिनल्स के बीच जुड़ा रहेगा, 2 पॉइंट्स के बीच जुड़ा रहेगा। पहले वाले का नाम A है, दूसरे वाले का नाम B है। B पर तो R1 R2 आपस में जुड़े हैं। फिर ऐसे ही R2 जब हमारे सोर्स के साथ जुड़ा होगा तो यहां पर भी एक कोई पॉइंट होगा हमारे पास, इसका नाम देते हैं C। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास ये जो करंट जा रही है ना I, ये I करंट जब ऊपर पहुंचेगी तो देखो ये करंट I जब यहां पहुंची, ये इस जंक्शन पे, तो अब R1 में जो करंट जा रही है ना, R1 में करंट वो भी कौन जाएगी, R1 से पास होने वाली करंट भी I है,
और R2 से पास होने वाली करंट भी कौन है, I। तो आपको बस यहां पर ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पाथ सेम होता है ना, पाथ सेम है तो करंट सेम फ्लो करेगी, सेम पाथ पर सेम करंट फ्लो करेगी। जब तक पाथ डाइवर्ज नहीं होगा तब तक करंट डिवाइड नहीं होगी। तो यहां पर करंट सेम रहती है। बिल्कुल आपको यह चीज याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास, बहुत ध्यान से भाई ये चीज याद रखनी है, करंट कैसी रहती है, सेम। अब करंट सेम रहेगी तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, डिफरेंट। आपको ये चीज याद रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। पोटेंशियल डिपेंड करता है किन पॉइंट्स के बीच हम चार्जेस को मूव करवा रहे हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, R1 के लिए आप चार्जेस को किन दो पॉइंट्स के बीच मूव करवाएंगे, तो R1 के लिए आप चार्जेस को मूव करवाएंगे A to B, मूव करवाएंगे ना। तो जब आप A to B मूव करवाएंगे चार्ज को, तो यहां पर A to B चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और चार्जेस जो वर्क डन करते हैं वही तो पोटेंशियल है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो V इक्वल्स W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही तो है पोटेंशियल। तो चार्ज को A से B तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को नाम हम देते हैं V, ठीक है ना। ऐसे ही यहां से B से C तक जाने के लिए जब हमारे पास करंट फ्लो करेगी R2 से, तो चार्जेस को मूव कहां से कहां करना पड़ेगा, B से C के लिए। तो यहां पर भी आपके पास B से C तक जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें बहुत सही करके, तो पोटेंशियल जो है वो बिटवीन पॉइंट्स काम करता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच काम करेगा, दो पॉइंट्स के बीच। कि चार्जेस को किसी पॉइंट X से किसी पॉइंट Y तक लेकर जाना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच चार्जेस को मूव करवाने में जो वर्क डन खर्चा होगा, वही वर्क डन क्या है हमारे पास, पोटेंशियल। तो क्या A और B और C का पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल नहीं सेम होगा, क्योंकि पॉइंट डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। तो हम ये मानते हैं भाई R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 हो जाएगा, और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V2 हो जाएगा। आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस डायग्राम के बाद ही हम देखेंगे कि डेरिवेशन कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको सीरीज में कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा। फिर एक चीज और याद रखनी है, हम डेरिवेशन को स्टार्ट वहां से करेंगे जो चीज हमारे लिए कैसी है, जो चीज हमारे लिए डिफरेंट है। सेम को कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो डिफरेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम देखें यहां पर जो पूरा पोटेंशियल V था ना, जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल V था वो डिवाइड हो गया दो जगह, V1 में और V2 में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस। तो अगर हम यहां पे लिख दें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स V1 प्लस V2, क्या कोई मसला है किसी? अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2 करके निकालेंगे। अब जरा तुम साइड में आना, इधर भाई तुम इधर साइड में आओ। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स क्या होता है, IR। ओम्स लॉ तुमसे कहता है कि V किसके इक्वल है, IR के। तो अगर हम देखें तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा, वैसे V1 होगा I1 R1 के इक्वल, और V2 किसके इक्वल होगा, I2 और R2 के इक्वल। नॉर्मल केस की बात करें, अच्छा अपने डायग्राम को अगर आप देखें तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल तो V1 है, लेकिन करंट I1 नहीं, करंट I है। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल तो V2 है, लेकिन करंट I2 नहीं है, I है। तो यहां पर आपको जो करंट लेनी है ना वो तो सेम लेनी है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ के रखा है भाई कि करंट जो है, करंट वो डिवाइड नहीं होगी, डिवाइड होगा पोटेंशियल। तो क्या ओम्स लॉ लगाकर हम V1 की वैल्यू IR1 निकाल सकते हैं और V2 की वैल्यू IR2 निकाल सकते हैं ना, और V की वैल्यू हमारे पास IR है। तो ओम्स लॉ से उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, जल्दी से इसको आप मानेंगे फर्स्ट, और फिर आप वहां से वैल्यूज को फर्स्ट में पुट करेंगे ओम्स लॉ अप्लाई करके। तो V की जगह क्या होने वाला है, IR, V1 की जगह IR1 और V2 की जगह IR2। क्या किसी कोई परेशानी है भाई इसमें? फिर आपने क्या करना है, आपने IR को ऐसे ही रखना है, इधर से क्या करोगे, I कॉमन लोगे क्योंकि करंट सेम है तो कॉमन आ जाएगी। बचेगा क्या, R1 प्लस R2। तो I से I क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा, देखो हमारे पास बचेगा R इक्वल्स R1 प्लस R2। मतलब अगर आपको सीरीज के लिए, अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन की कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
तो आप क्या करोगे, आप जितने भी रेजिस्टर्स दे रखे होंगे उनकी रेजिस्टेंस का ऐसा अलजेब्रिक सम निकाल दोगे, उनको नॉर्मली ऐड कर लोगे तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही, कैसे हमने डायग्राम बनाया है, कैसे हमने डिफरेंट वाले को लेकर चलना है। हमें एक चीज याद रखनी है, सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, तो उस डिफरेंट वाले पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर चलना है, ओम्स लॉ से वैल्यूज पुट करनी है और बहुत आराम से सॉल्व कर लेना है। तो ये R हमारे पास टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 और मोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल्स टू द, किसके इक्वल है भाई, ये सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास सीरीज वाला पूरा हो गया। आपको बिल्कुल या तो सीरीज या पैरेलल, इन दोनों में से एक मिलेगा और उसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, उसके साथ साथ आपको मिलने वाला है एक न्यूमेरिकल। तो ये तो सीरीज निपटा लिया हमने। अब बारी आती है पैरेलल की। तो इस सबको अगर हम हटा दें जल्दी से और फिर हम एक डायग्राम बना लें, किसके लिए, पैरेलल के लिए। कौन सा वाला बनेगा, वही वाला बनेगा, ठीक है। अभी जो हमने देखा था, आइए एक बार जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। देखो हमारे पास एक रजिस्टर तो ये रहा भाई, इसकी रेजिस्टेंस R1 है। ऐसे एक रजिस्टर ये रहा, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R2 है। इन दोनों के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर, इन दोनों के सेकेंड एंड को एक पॉइंट पर जोड़ दिया। अरे जोड़ दिया ना, बहुत बढ़िया करके जोड़ दिया। अभी तक कुछ भी हलचल नहीं है इसमें। तुमने इसको जैसे ही जोड़ा, किसके साथ, तुमने जैसे ही इसको कनेक्ट किया सोर्स के साथ, आइए तो सोर्स के साथ कनेक्ट करते ही देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पोटेंशियल हो जाएगा V। तो यहां से पास होगी करंट, क्या पास होगी भाई, यहां से देखो करंट जा रही है I, ठीक है। ये करंट यहां पहुंचेगी, ये करंट यहां पहुंचेगी। तो जब करंट I पहुंचेगी और ये पॉइंट हमारे पास, देखो इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं कुछ, तो इस पॉइंट का नाम हमारे पास है पॉइंट A, और इस वाले पॉइंट का नाम जहां पे दूसरे एंड को जोड़ा है नेगेटिव वालों को, वहां पर है पॉइंट B, ठीक है। तो अब जरा एक बात बताना, जब ये करंट आगे जा रही है तो पाथ डिवाइड हो गए ना। जब पाथ डिवाइड होंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगी। तो ऊपर वाले रेजिस्टर्स, मतलब R1 की तरफ जो करंट जाएगी वो कौन हो जाएगी, I1, और नीचे वाले रेजिस्टर की तरफ जो करंट जाएगी वो कौन हो जाएगी, I2। तो यहां पर पाथ डिवाइड हुआ है, पाथ के डिवाइड होने से करंट भी स्प्लिट हो जाएगी। जंक्शन पे करंट स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। फिर यहां से वो कंबाइन होगी दोबारा से, फिर कंबाइन होकर वापस चली जाएगी। पहले स्प्लिट हुई, फिर कंबाइन हुई, फिर वापस चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल उतनी ही करंट वापस मांगेगा जितनी उसने भेजी थी पॉजिटिव टर्मिनल से। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बात है यार, यहां पर जब तुम करंट I1 को फ्लो करवाओगे R1 से, तो चार्ज किन दो पॉइंट्स के बीच मूव करेगा, A to B, ठीक है। फिर जब तुम करंट को पास कराओगे R2 से, तो चार्ज किन दो पॉइंट्स के बीच मूव करेगा, A to B। क्या आपकी पॉइंट सेम है, सेम पॉइंट है ना, I1 के लिए भी A to B और I2 के लिए भी A to B। तो अब की चार्जेस का जो मोशन रहेगा वो दोनों केसेस में सेम पॉइंट्स के बीच रहेगा, और सेम पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होने वाला है, सेम। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि भाई हमारे पास जो सर्किट का पोटेंशियल है ना, वो पूरा का पूरा इन टर्मिनल्स पे डिपेंड करता है, जो कॉमन टर्मिनल्स है हमारे पास, ठीक है। तो R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा और R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा। तो यहां पर आपने क्या सीखा, यहां पर आपने ये सीखा कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कैसी होती है, करंट होती है डिफरेंट, और पोटेंशियल कैसा होता है, सेम। जैसे वहां पर था बिल्कुल उसका उल्टा है यहां पर। फिर हमने क्या सीखा था, फिर हमने सीखा था कि जो डिफरेंट होता है उसको उठाते हैं। तो डिफरेंट कौन है भाई, हमारे पास करंट है। तो हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे कि टोटल, आइए हम बोलेंगे टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट I इक्वल्स, कैसे निकालोगे भाई, I निकालना है तो I1 I2 को ऐड कर दो, I इक्वल्स I1 प्लस I2। फिर ओम्स लॉ के पास जाओ। अच्छा इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट बना दें और फिर हम लोग चले ओम्स लॉ के पास। तो ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ आपसे क्या कहता है, ओम्स लॉ आपसे कहता है कि V किसके इक्वल है, IR के। लेकिन अब की आपको V नहीं चाहिए ना, अब की आपको क्या चाहिए, अब की आपको चाहिए I। तो यहां से I निकाल लो, I कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो आपने I निकाला, V अपॉन R हो गया। वैसे ही क्या आप I1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। I1 हो जाएगा V अपॉन R1, क्योंकि I1 R1 के लिए पोटेंशियल V है। तो I1 हो जाएगा हमारे पास V अपॉन R1, और ऐसे ही आप अगर I2 निकालेंगे तो I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन R2। पोटेंशियल सेम है तो उस चीज का आप फायदा उठाएंगे ओम्स लॉ से करंट को कैलकुलेट करने में। क्या इन वैल्यूज को दोबारा से हम रख सकते हैं, लिख देना पुट इन फर्स्ट। सारी वैल्यूज को फर्स्ट में दोबारा से पुट करेंगे हम,
जल्दी से इन्हें जब दोबारा से पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, i की वैल्यू, i1 की वैल्यू और i2 की वैल्यू। तो i की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v अपॉन r, i1 की वैल्यू कितनी है, v अपॉन r1 प्लस i2 की वैल्यू कितनी है, v अपॉन r2। कुछ कॉमन आ जाएगा यहां से, बिल्कुल कॉमन आ जाएगा भाई। तो v अपॉन r इक्वल्स, v कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 1 अपॉन r1 प्लस v कॉमन गया तो बचा 1 अपॉन r2। आपने v को v से गायब कर देना है। तो हमारे पास एक बेहतरीन सा फॉर्मूला आने वाला है, और वो बेहतरीन सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन r इक्वल्स 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको आंसर को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर आप 1 अपॉन r कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत आराम से हम डायग्राम बना के, ध्यान रखें कि i डिफरेंट है और v सेम है, हम i को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओम्स लॉ लगाकर वैल्यूज रख सकते हैं और फिर वहां से हम r का रिलेशन निकाल सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाली है वो आती है आपको कम और सीरीज में आती है मैक्सिमम। दूसरी एक छोटी सी बात है, अगर आप इसकी एक सिंप्लीफाइड वर्जन याद रखेंगे तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आप कैसे ध्यान रखेंगे फॉर्मूला का, जो आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल, वरना हर बार एलसीएम लेने का वो एक दर्द रहेगा तुम्हारे पास। तो अगर हम यहां देखें तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये क्या हो जाएगा r2 प्लस r1 अपॉन r1 r2, इतना तो पता है ना, तो थोड़ी बहुत मैथ तो पड़ी होगी। तो ये आ जाएगा r2 प्लस r1 अपॉन r1 r2 आ जाएगा ना। तुम्हें 1 अपॉन r नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल करने से बचना है, तुम्हें सिर्फ r चाहिए। तो r इक्वल्स रेसिप्रोकल कर दो राइट हैंड साइड का भी, तो हमारे पास आ जाएगा r1 r2 अपॉन r2 प्लस r1 को लिख सकते हैं r1 प्लस r2। क्या इतनी बात आपको बढ़िया करके समझ में आ रही है? तो हमने एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड फार्मूला निकाल लिया। अगर आपको दो रेजिस्टर्स दिए हैं, उनकी रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालनी है तो न्यूमरेटर में दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में दोनों का सम कर दो। मान लो दो रेजिस्टर्स हैं, एक की रेजिस्टेंस 2 है और एक की रेजिस्टेंस 3 है, और तुम्हें आरपी निकालनी है इन दोनों की। तो कुछ नहीं करना, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई 3 to 6 और नीचे दोनों का सम 3 to 5। क्या बात समझ में आ रही है? ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उनका निकालने वाले हैं हम सम। तो ऐसे करके आप बहुत बढ़िया करके पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पूरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको बढ़िया करके देखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।